9 अगस्त 2016 सुबह के करीब 11 बजे चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन पर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। ट्रेनें आ जा रही थीं, यात्री अपने सामान के साथ प्लेटफॉर्म पर घूम रहे थे, कुली आवाजें लगा रहे थे और रेलवे अधिकारियों के लिए ये एक बिल्कुल सामान्य कार्य दिवस था। लेकिन अगले कुछ मिनटों में जो होने वाला था वो भारतीय रेलवे इतिहास की सबसे हैरान कर देने वाली घटनाओं में दर्ज होने वाला था। आरबीआई के कुछ अधिकारी एक विशेष पार्सल कंसाइनमेंट रिसीव करने पहुंचे। ये कोई साधारण पार्सल नहीं था, इसके अंदर करोड़ों रुपए मौजूद थे। ट्रेन पूरी रात सफर करके अभी सलेम से चेन्नई पहुंची थी। नियम के अनुसार अधिकारियों ने सबसे पहले पार्सल कोच का निरीक्षण किया। सब कुछ सामान्य था, लकड़ी के बक्से अपनी जगह रखे हुए थे, सील सुरक्षित थी, कोई गड़बड़ी नहीं। लेकिन जैसे ही दूसरा पार्सल कोच खोला गया, सभी लोग कुछ सेकंड के लिए वहीं जम गए। कोच की छत में एक बड़ा सा छेद था, कुछ बक्से टूटे हुए पड़े थे, कई बक्सों के ढक्कन खुले हुए थे और जमीन पर बिखरे पड़े थे सैकड़ों नोट। पहले तो किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जब गिनती शुरू हुई तब पता चला कि करोड़ों रुपए गायब थे। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी जांच जो अगले 2 साल तक पुलिस, रेलवे और जांच एजेंसियों को परेशान करने वाली थी। लेकिन असली सवाल ये था, जब ट्रेन पूरी रात चलती रही, 18 हथियारबंद पुलिसकर्मी सुरक्षा में मौजूद थे और किसी ने कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं देखी, तो आखिर करोड़ों रुपए गायब कैसे हो गए? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें कहानी को कुछ घंटे पीछे ले जाना होगा। 8 अगस्त 2016 तमिलनाडु का सलेम रेलवे स्टेशन। रात का समय, प्लेटफॉर्म पर रोज की तरह यात्रियों की भीड़ मौजूद थी। किसी को चेन्नई जाना था, किसी को रास्ते के किसी स्टेशन पर उतरना था। लोग अपनी अपनी सीटों की तरफ बढ़ रहे थे। बाहर से देखने पर यह एक बिल्कुल साधारण ट्रेन लग रही थी, लेकिन वास्तव में उस रात ये ट्रेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही थी। 11064 सलेम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस के साथ 2 अतिरिक्त पार्सल कोच जोड़े गए थे। इन कोचों में रखे गए थे 226 सील बंद लकड़ी के बक्से और इन्हीं बक्सों में मौजूद थी लगभग 342 करोड़ रुपए की करेंसी। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ये पैसा इतना महत्वपूर्ण था तो इसे ट्रेन से क्यों भेजा जा रहा था? और दूसरा सवाल, अगर नोट पुराने और खराब हो चुके थे तो उनकी कीमत आखिर 342 करोड़ रुपए कैसे हो सकती थी? इन दोनों सवालों का जवाब हमें भारतीय बैंकिंग सिस्टम में मिलता है। भारत में हर दिन करोड़ों नोट एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचते हैं। किराने की दुकान, बस का टिकट, सब्जी मंडी, बैंक, एटीएम, इन सभी जगहों पर नोट लगातार इस्तेमाल होते रहते हैं। लेकिन हर नोट की एक उम्र होती है। समय के साथ कुछ नोट फट जाते हैं, कुछ बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं, कुछ इतने खराब हो जाते हैं कि मशीनें भी उन्हें पहचानने में मुश्किल महसूस करती हैं। ऐसे नोटों को बैंकिंग भाषा में सॉइल्ड करेंसी कहा जाता है। अब सोचिए, अगर देश भर के बैंक ऐसे नोटों को हमेशा अपने पास जमा करते रहें तो बैंकिंग सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा? इसीलिए आरबीआई ने एक प्रक्रिया बनाई। देश भर के बैंक पुराने और खराब नोटों को अलग करते हैं, फिर उन्हें आरबीआई के विशेष केंद्रों तक भेजा जाता है। वहां इन नोटों की जांच की जाती है, उनकी गिनती होती है, रिकॉर्ड बनाया जाता है और उसके बाद उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। फिर उनकी जगह नए नोट छापे जाते हैं। यानी भले ही ये नोट फटे हुए हों या गंदे हों, लेकिन जब तक आरबीआई उन्हें आधिकारिक रूप से नष्ट नहीं कर देती, उनकी पूरी वित्तीय वैल्यू बनी रहती है। इसी वजह से उस ट्रेन में रखा पैसा अभी भी 342 करोड़ रुपए के बराबर माना जा रहा था और यही कारण था कि उसकी सुरक्षा भी बेहद महत्वपूर्ण थी। इतनी बड़ी रकम की सुरक्षा के लिए रेलवे और पुलिस ने विशेष व्यवस्था की थी। करीब 18 पुलिसकर्मियों को इस कंसाइनमेंट की सुरक्षा में लगाया गया था। सभी हथियारों से लैस थे। सभी को निर्देश दिए गए थे कि पूरी यात्रा के दौरान सतर्क रहना है। पहली नजर में ये सुरक्षा काफी मजबूत दिखाई देती है, लेकिन यहीं एक छोटी सी कमजोरी मौजूद थी। और कई बार इतिहास में सबसे बड़े अपराध किसी बड़ी गलती से नहीं, बल्कि ऐसी छोटी कमजोरियों से होते हैं जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। दरअसल पुलिसकर्मी उस कोच के अंदर मौजूद नहीं थे जिसमें पैसा रखा गया था। वे उसके ठीक पीछे वाले डिब्बे में तैनात थे। अब कागजों पर यह व्यवस्था पूरी तरह उचित लगती है, क्योंकि किसी को ये उम्मीद ही नहीं थी कि कोई व्यक्ति चलती ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश करेगा। उधर रेलवे को लग रहा था कि सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इस रात का इंतजार कर रहे थे।
जांच में बाद में सामने आया कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इस चोरी की तैयारी कई दिनों से चल रही थी। संभावित आरोपियों ने रेलवे रूट का अध्ययन किया था, ट्रेन की गतिविधियों पर नजर रखी थी। उन्होंने ये समझने की कोशिश की थी कि किस दिन पैसा भेजा जाता है, कोच कहाँ लगाए जाते हैं, सुरक्षा कर्मी कहाँ बैठते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, ट्रेन के रूट में ऐसी कौन सी कमजोरी है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। यहीं पर उन्हें एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिली और शायद पूरी डकैती उसी जानकारी पर टिकी हुई थी। सलेम से चेन्नई जाने वाले रूट में एक महत्वपूर्ण स्टेशन पड़ता है, विरुद्धाचलम। 2016 में उस समय रूट का एक हिस्सा पूरी तरह इलेक्ट्रिफाइड नहीं था। इसका मतलब था कि ट्रेन उस सेक्शन में डीजल इंजन से चलती थी। अब पहली नजर में ये एक सामान्य तकनीकी जानकारी लग सकती है, लेकिन अपराधियों के लिए ये सोने की खान साबित हुई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक रूट पर ट्रेन के ऊपर हाई वोल्टेज तार मौजूद होते हैं। उन तारों के बीच किसी व्यक्ति का ट्रेन की छत पर चलना लगभग असंभव और बेहद खतरनाक होता है, लेकिन डीजल सेक्शन में ये खतरा मौजूद नहीं था। यानी अगर कोई ट्रेन की छत पर चढ़ना चाहे तो उसके पास एक सीमित लेकिन सुरक्षित अवसर मौजूद था। यहीं से पूरी योजना का जन्म हुआ। अब सवाल ये नहीं था कि चोरी हो सकती है या नहीं, सवाल सिर्फ ये था कि क्या कोई व्यक्ति सच में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती ट्रेन की छत पर खड़े होकर करोड़ों रुपए चुरा सकता है। 8 अगस्त 2016 रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। सलेम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। खिड़कियों के बाहर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। कभी कभी दूर किसी गांव की कुछ रोशनियां दिखाई देती और फिर कुछ ही सेकंड में गायब हो जाती। ट्रेन के अधिकांश यात्री अब आराम कर रहे थे। कुछ लोग मोबाइल देखते देखते नींद में चले गए थे। ऊपर से देखने पर यह एक बिल्कुल सामान्य रात थी, लेकिन असल कहानी वहां नहीं चल रही थी। असल कहानी ट्रेन की छत पर लिखी जा रही थी, उसी छत पर जहां आमतौर पर किसी इंसान का होना ही असंभव माना जाता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर उनका लक्ष्य करोड़ों रुपए चुराना था तो उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की, खिड़की से घुसने की कोशिश क्यों नहीं की, या फिर किसी स्टेशन पर हमला क्यों नहीं किया? इसका जवाब सुरक्षा व्यवस्था में छिपा था। पार्सल कोच के दरवाजों पर सील लगी हुई थी। यात्रा के दौरान उनके साथ छेड़छाड़ तुरंत पकड़ में आ सकती थी। स्टेशन पर हमला करना लगभग आत्महत्या जैसा होता, क्योंकि वहां रेलवे कर्मचारी, पुलिस और आम लोग मौजूद रहते। लेकिन छत, वो एक ऐसा रास्ता था जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा ही नहीं था। और कई बार सबसे सफल अपराध वही होते हैं जो वहां से किए जाते हैं जहां कोई देखने की उम्मीद नहीं करता। अब जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। एक ट्रेन लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। नीचे पटरियां, चारों तरफ अंधेरा, तेज हवा लगातार शरीर को पीछे धकेल रही है और इसी दौरान कुछ लोग ट्रेन की छत पर आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटी सी गलती, एक गलत कदम या संतुलन का थोड़ा सा भी बिगड़ना सीधे मौत में बदल सकता था। लेकिन इसके बावजूद वे आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उनके सामने करोड़ों रुपए थे और शायद इसी वजह से वे इतना बड़ा जोखिम लेने को तैयार थे। कुछ ही देर बाद वे उस कोच तक पहुंच चुके थे जिसमें पैसा रखा गया था। अब असली काम शुरू होना था। उनके पास एक बैटरी से चलने वाला कटर था। योजना के अनुसार उसी की मदद से छत काटी जानी थी। ये सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये पूरा ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा था। उन्हें न सिर्फ छत काटनी थी, बल्कि ये काम बिना किसी शोर शराबे और बिना किसी शक के पूरा करना था। सौभाग्य से उनके लिए ट्रेन की अपनी आवाज ही उनकी सबसे बड़ी साथी बन गई। धीरे धीरे धातु कटने लगी, मिनट बीतते गए और आखिरकार पार्सल कोच की छत में एक बड़ा छेद बन चुका था। छेद तैयार होते ही रस्सी नीचे डाली गई। गैंग के 2 सदस्य धीरे धीरे कोच के अंदर उतरे। उनके सामने लकड़ी के बक्सों की लंबी कतारें थीं। यही वे बक्से थे जिनमें 342 करोड़ रुपए मूल्य की करेंसी रखी गई थी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात थी। आज भी बहुत से लोगों को लगता है कि चोर पूरे 342 करोड़ रुपए लेकर भाग गए थे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहली बात, इतनी बड़ी रकम को कुछ मिनटों में ले जाना लगभग असंभव था। दूसरी बात, उनके पास समय बहुत कम था। उन्हें सिर्फ उतना पैसा लेना था जितना जल्दी लेकर भागा जा सके। यानी उनका लक्ष्य पूरी रकम नहीं, बल्कि अधिकतम रकम था, कम समय में कम जोखिम के साथ। कोच के अंदर मौजूद लोग तेजी से बक्से खोलने लगे, नोट निकालने लगे और उन्हें कपड़ों तथा लुंगियों में भरने लगे।
ऊपर मौजूद साथी उन गठरियों को छत पर खींच रहे थे। हर गुजरता सेकंड खतरा बढ़ा रहा था, क्योंकि उनके पास एक अदृश्य टाइमर चल रहा था, और वह टाइमर था विरुद्धाचलम स्टेशन। याद है, वही स्टेशन जहां डीजल इंजन हटाकर इलेक्ट्रिक इंजन लगाया जाना था। अगर वे ज्यादा देर करते तो आगे हाई वोल्टेज बिजली की तारें शुरू हो जाती, और उसके बाद ट्रेन की छत पर मौजूद रहना बेहद खतरनाक हो सकता था। गैंग ने सिर्फ चोरी की योजना नहीं बनाई थी, उन्होंने भागने का रास्ता भी पहले से तय कर रखा था। रूट की रेकी के दौरान उन्हें एक महत्वपूर्ण जगह मिली थी, ऐसा हिस्सा जहां ट्रेन की गति स्वाभाविक रूप से कम हो जाती थी। यही उनका एग्जिट पॉइंट बनने वाला था। जैसे जैसे ट्रेन उस स्थान के करीब पहुंच रही थी, वैसे वैसे तनाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अब उनके पास दूसरी कोशिश का मौका नहीं था। अगर यहाँ गलती होती तो पूरी योजना खत्म हो सकती थी। आखिरकार वो क्षण आ गया। ट्रेन की गति कम हुई। नीचे उनके साथी पहले से मौजूद थे। सब कुछ पहले से तय था। पहले नोटों से भरी गठरियां नीचे फेंकी गईं, फिर एक एक करके लोग भी नीचे उतर गए। कुछ ही पलों में पूरा ऑपरेशन खत्म हो चुका था। करोड़ों रुपए लेकर गैंग वहां से निकल चुका था, और सबसे हैरानी की बात, ट्रेन आगे बढ़ती रही। सैकड़ों यात्री अपने सफर में लगे रहे। 9 अगस्त 2016, चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन। सलेम चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। आरबीआई अधिकारी नियमित प्रक्रिया के तहत पार्सल कोच रिसीव करने पहुंचे। पहला कोच खोला गया, सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही दूसरा पार्सल कोच खोला गया, वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। छत में बड़ा छेद था, कई बक्से टूटे हुए पड़े थे, जमीन पर नोट बिखरे हुए थे, और कुछ ही घंटों बाद हुई गिनती में पता चला कि लगभग 5.78 करोड़ रुपए गायब थे। पूरे कोच को तुरंत सील कर दिया गया। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। जांच के दौरान कुछ फिंगरप्रिंट्स और खून के धब्बे मिले। ऐसा लग रहा था कि जल्दबाजी में किसी आरोपी की उंगली कट गई होगी। शुरुआत में पुलिस को लगा कि यही सुराग उन्हें सीधे अपराधियों तक पहुंचा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिंगरप्रिंट्स किसी रिकॉर्डेड अपराधी से मैच नहीं हुए। खून के नमूनों से भी कोई तत्काल पहचान नहीं मिल पाई। मामला तमिलनाडु सीबीसीआईडी को सौंप दिया गया। जांच टीम ने सलेम से चेन्नई तक पूरे रूट का अध्ययन किया। रेलवे कर्मचारियों, स्थानीय अपराधियों और सैकड़ों संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई ठोस सफलता नहीं मिली। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस अपराध का कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था, कोई स्पष्ट सीसीटीवी फुटेज नहीं थी, और चोरी करने वाले मानो हवा में गायब हो चुके थे। जब पारंपरिक जांच से कोई सफलता नहीं मिली, तब अधिकारियों ने तकनीकी विश्लेषण का सहारा लिया। उस रात ट्रेन के रूट पर सक्रिय मोबाइल नंबरों का डेटा खंगाला गया। हजारों नंबरों में से कुछ ऐसे नंबर सामने आए जो ट्रेन के रूट के साथ साथ आगे बढ़ रहे थे और आपस में संपर्क में भी थे। यहीं से जांच को पहली बार एक ठोस दिशा मिली। इसके बाद विभिन्न तकनीकी सुरागों और खुफिया जानकारियों को जोड़कर जांचकर्ताओं का ध्यान मध्य प्रदेश की ओर गया, और धीरे धीरे एक नाम बार बार सामने आने लगा, पारधी गैंग। अक्टूबर 2018, डकैती के लगभग 2.5 साल बाद जांच एजेंसियों ने मध्य प्रदेश से जुड़े कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पूछताछ और जांच के बाद अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला कि इस वारदात के पीछे पारधी गैंग का हाथ था। जांच के अनुसार गैंग ने पहले रूट की रेकी की, सुरक्षा व्यवस्था को समझा और फिर सही समय चुनकर पूरी योजना को अंजाम दिया। 2 साल से ज्यादा समय तक चला रहस्य आखिरकार सुलझ चुका था। अब तक आपको लग रहा होगा कि चोर करोड़ों रुपए लेकर सफलतापूर्वक भाग गए, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। डकैती हुई थी 8 अगस्त 2016 को, और ठीक 3 महीने बाद 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी की घोषणा हो गई। 500 और 1000 रुपए के नोट अमान्य हो गए। जिन नोटों के लिए इतनी बड़ी योजना बनाई गई, जिन्हें चुराने के लिए चलती ट्रेन की छत काटी गई, उनकी बड़ी मात्रा अचानक बेकार हो गई। यही इस पूरी कहानी का सबसे विडंबनापूर्ण हिस्सा था।